प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गुरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 अध्याय फर्स्ट नवीनतम सिलेबस के अनुसार भारत का वैभवशाली भारत की क्या उपलब्धियां रही उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना जिससे ये जो चैप्टर है वह समझ में आ सके उनको, और अपन जितने अधिक जुड़ेंगे आपको पढ़ाने का आनंद उतना ही अधिक आएगा। तो अपन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं किस प्रकार से यहाँ अपन शुरू करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं भारत के वैभवपूर्ण उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले यहाँ भारत ये सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से उत्कृष्ट रहे। ये भारत के सबसे पहले प्रारंभ से उत्कृष्ट रहे। भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। प्राचीन समय में भारत को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। आर्थिक समर्थता की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नैतिक एवं मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणी रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता कहा गया। माता भूमि पुत्रों स पृथ्विया के रूप में माना है। और संपूर्ण विश्व को एक परिवार, पूरे विश्व को क्या कहा गया है? एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम क्या कहा गया है? वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया गया। संपूर्ण मानव के कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करने वाली हमारी संस्कृति ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इससे कई उदाहरण हैं जिससे प्रकट होता है कि हमारा अतीत अत्यधिक वैभवशाली रहा है। भारत की इन उपलब्धियों का बिंदुवार विवरण। तो आपको भारत का अतीत समृद्धशाली रहा है, ऐसा आपको सवाल पूछेंगे तो, या छोटे सवाल ये भी बन सकता है कि प्राचीन समय में भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहता था। भारत का नाम है वह, भारत को किस वेद में भारत भूमि को माता कहा गया? अथर्ववेद के कौन से सूक्त में? पृथ्वी सूक्त में ऐसा कहा गया। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पचन्तु माँ कच्चित दुख भाग वेद की कामना करना, ये हमारी संस्कृति रही है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भी हमारा संपूर्ण परिवार को अपन विश्व का अपना परिवार ऐसा माना जाता है। अब अपन देखते हैं भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार कैसे होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये भारतीय प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संसार किया वह है भारतीय संस्कृति। और ये संसार नैतिक आक्रमण नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय के स्वरूप का था। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से गौरवमयी रही। प्राचीन काल में भारत का इतिहास संस्कृति क्या रही? गौरवमयी रही। उत्खनन व पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप दिखाई देता है। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, राक्षसों से परमेश्वर हमारी रक्षा करे, ऐसा उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकार और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए। इतिहासकार मयूर ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं। इस प्रकार इतिहासकार कौन कहते हैं? मयूर। भारत की सौंदर्य की भव्यता, विविधता, वनस्पतियों के उत्पादन की समूची बराबरी नहीं। सर वाल्टर रेले ने क्या कहा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण ही भारत खंड में हुआ। ये कौन कहते हैं? वाल्टर रेले कहते हैं। सर वाल्टर रेले। सर कर्नल अलकाट ने मानव संस्कृति का उद्भव स्थल भारतवर्ष को माना है। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई तब उनके उद्गार थे
यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य सदैव पूर्व के ऋणी रहे। मैक्स मूलर ने लिखा, यदि कोई मुझसे पूछे कि मानव अंतकरण व बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची, संसार के गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ, प्लेटो कैंट आदि के दर्शन के अध्ययन के बाद भी अध्ययन योग्य विषय किस देश में सुलझाए गए, तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा, हिंदुस्तान। मैक्स मूलर के अनुसार पूर्व देश अमेरिका को कहा गया, दक्षिणी अमेरिका। अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। विजयदशमी पर राम सीतोत्सव व बाद में राम जन्मोत्सव आज भी मनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से वैभवशाली एवं समृद्ध था। भारत प्राचीन काल से वैभवशाली एवं समृद्ध था, ऐसा उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहते हैं। समुद्र के पार जो भारतीय प्रदेश है उनको क्या कहते हैं? द्वीपांतर। इसमें 9 द्वीप थे। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, श्याम, चंपा, ब्रह्मा, लंका आदि सम्मिलित थे। यूरोपीय विद्वान सल्वेन लेवी ने भारतीय द्वीप समूह शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले किसने किया था? सिल्वेन लेवी। अरब भूगोलवेत्ता मसूदी ने लिखा कि प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। उनकी सीमा जाबाग जावा तक फैली। इस प्रकार उस समय की सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुंचे और वहां अपनी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्रशांत महासागर के द्वीपों से ऐसे ही अन्य नाविक व पर्यटक मध्य एशिया के मैक्सिको, हांडुरास, दक्षिण अमेरिका, पेरू, बोलिविया, चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने अपने निवास बसाए। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति किस प्रकार से विश्व में फैली। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगांव से द्रविड़ पर्यटक तथा नाविक सोमानी लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के समस्त पूरी समुद्र तट पर जगह जगह अपने वास स्थल स्थापित करने में सफल हुए। भारतीय सूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी और उन्होंने दक्षिण पूर्व रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिक्किम, उत्तरी चीन, मंसूरिया, साइबेरिया, चीन तक पहुंचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्थापित किया, निर्मित किया। भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया। गांधार, पर्चिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिण रूस के विभिन्न राज्यों व फिलीपींस पहुंचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सुसंस्कृत, इस प्रकार अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन देखेंगे इस प्रकार के, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये PDF बनाई नहीं मैंने, देखा आपको अच्छा दिखेगा, कुछ दिखता नहीं क्या है, फ्लैश पर जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी भारत के बंदरगांव से द्रविड़, ये अपन संस्कृति हो गया। इस प्रकार के सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुंचे। वहाँ अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर वहाँ के निवासियों भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। भारत भूमि पुत्रों की अति प्राचीन काल से ही यह जिज्ञासा रही थी कि सागर के उस पार क्या है। उनकी इच्छा थी कि विश्व के सभी लोगों को सुसंस्कृत बनाया जाए, सभी को आर्य शिष्ट बनाना। आर्य गुणवाचक है, ध्यान रखना, कभी प्रश्न पूछ ले, आर्य का अर्थ होता है शिष्ट। हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा उद्घोष कर्मंतो विश्व मार्याम के साथ भारतीय सागर पार कर गई, उनको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। कौंडलीय नाम के वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। तो आपको पूछेंगे फुनान संस्कृति का निर्माता किसको माना जाता है? कौंडलीय को माना जाता है। कंबोडिया पहुंचा। कंबोडिया जो अपन देखेंगे, अंकोर वाट का मंदिर, चंपा और अनाम के
बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए। सुमुत्रा में श्री विजयम के वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी और बोर्निया पहुंचा। वीर बोर्निया, अश्ववर्मन कहाँ पहुंचा? बोर्निया। हमारे यहाँ के साहसी वीर अमेरिका तट तक पहुंच गए। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार किया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्निया से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले। जावा में आज भी सककाल गणना का प्रचलन है। यहाँ के शिव, विष्णु, बौद्ध मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक। बोरोदबूर और उसके बाद में अपन देखते हैं अंकोर वाट का भव्य शिल्प अजंता एलोरा की समानता बताते। चंपा, अनाम, पांडुरंग, इंद्रपुर, बाली, कलिंग जैसे नगरों के नाम, राम, ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों के नाम भारतीय परंपरा के अटूट संबंध बताती। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति, कल्पना, आचार व्यवहार आदि में भारतीय परंपरा झलकती। तो ये किस प्रकार से अपन देखते हैं भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी जो देश है उनके साथ में संबंध होते हैं, आदान प्रदान किस प्रकार से भारतीय संस्कृति वह फैलती है। उसके बाद तो आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति का अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था, तो ऐसे आपको बताना। अब प्राचीन भारत में नाविक शक्ति का उल्लेख कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो अपन देखते हैं नाविक शक्ति के बारे में। तो यहां दिया हुआ है सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाली जहाज जलयानों का निर्माण विद्वानों ने किया। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है और उस समय उस विद्या को नवगति के नाम से जाना जाता है। बाद में उर्दू शब्द नाव नव शब्द का पर्याय बना। अंग्रेजी का शब्द नेविगेशन इस नवगति शब्द का रूपांतर है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए गए थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फायान दक्षिण भारत से चीन हो गया था। फायान आपने अपन पढ़ेंगे, फायान है, हवेनसांग है, शुंगयुंग है, ये सभी यात्री व भारत की यात्रा करते हैं। फायान आपको मालूम है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान भारत आया था, हवेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ऐसा अपन पढ़ेंगे। ऐसा उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा। वह पहले लंका से जावा गया, फिर जावा से चीन गया। ये प्राचीन भारत की नाविक शक्ति का उल्लेख है, वह फायान भी करता है। लोथल सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता के काल 2400 ईस्वी पूर्व लोथल बंदर का डाकयार्ड विशाखापत्तनम से भी विशाल बंदर का था। भोगवा नदी के किनारे HR राव के द्वारा खोजा गया। लोथल की जो एक खोज की गई, लोथल से कई सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह विशेष तकनीकी से बना था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट लंबे, 126 फीट चौड़े, 60 से 75 टन माल वाहक जहाज सीधे घाट पर पहुंच जाते थे। इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी ताकि भार के समय जहाजों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। यहाँ जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनने की कार्यशाला थी। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगु प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दापोल, उसके बाद में अपन देखते हैं राजापुर, मालवण, गोवा, कोयटम, कोरनाक, मसूलीपट्टनम एवं कावेरी पट्टनम के बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द ऑथरियन सी, जिसमें व्यापारियों बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और इस ग्रंथ के लेखक है वह अज्ञात है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर मिलता है। अरब सागर को क्या कहा गया? रत्नाकर। बंगाल की खाड़ी का नाम महोदधी मिलता है। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र है। सांची व भरूच शिल्प में संपू वाले पोत व केबिन वाली नौका के साक्ष्य मिलते हैं। धार की राजा भोज
द्वारा लिखित पुस्तक है युक्ति कल्पतरु में नौका निर्माण नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख होता है। आपको पूछ सकते हैं कि किस पुस्तक में नौका निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? युक्ति कल्पतरु। किसके द्वारा? भोज के द्वारा लिखी गई थी। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लो मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया। मैगस्थनी ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया। नौकाओं द्वारा समूह जब सागर में चलता था, नौका अध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अध्यक्ष होता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार कहते थे या महासारथ कहते थे। पातवार संभालने का कार्य नियामक करता था। जलपोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी को दत्त रश्मि ग्राहक कहते थे। तो ये आपके नौका शस्त्र के बारे में महत्वपूर्ण यहाँ है। बंदरगाह लोथल से दूसरा महत्वपूर्ण है युक्ति कल्पतरु नौका निर्माण के बारे में जानकारी देता है। ये प्रश्न छोटे पूछ सकते हैं इस। उसके बाद में भारत में प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।